हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग आई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 3 का सेट 1, यानी आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 3 का 1 से लेकर 35 क्वेश्चन तक। लेकिन मैं बता दूं कि आप लोगों को एक मॉडल पेपर में आप लोगों को 70 क्वेश्चन होता है, जिसमें आधा क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन का आज हम आंसर देखने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग को ये मॉडल पेपर का वीडियो है और मॉडल पेपर के दृष्टि से ही आप लोग को जो बोर्ड एग्जाम पूछता है ऐसा क्वेश्चन पैटर्न का क्वेश्चन पूछता है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा। जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, उससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। और हाँ स्टूडेंट, इसका आप लोगों को क्या कीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा उसका आंसर क्या कीजिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि मुझे लग सके कितने सारे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत कम सारे कमेंट आता है, तो आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को लास्ट तक नहीं देते हैं। व्यू चल जाता है 200 व्यू, 250 व्यू, 300 व्यू चल जाता है, लेकिन क्या होता है जो वीडियो को आप लोग कमेंट नहीं करते, यानी इसका वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक नहीं देते हैं। आप लास्ट तक देखिएगा तो बहुत फायदा होगा। और ये क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, कॉपी पे लिख के आप लोग याद कर लीजिएगा, या आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। आप लोगों को ये सब क्वेश्चन आप लोगों को पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग मॉडल पेपर 3 का क्वेश्चन 1 से देखना स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को आज शाम से ही आप लोगों को क्या होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन हिंदी में आप लोगों को आना चालू हो जाएगा प्रत्येक चैप्टर का। चलिए बिना देरी के हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने फर्स्ट नंबर दिख रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आप लोगों को, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा विषमदैशिकता को दर्शाता है। आप लोगों से कहा दिया हुआ 4 ऑप्शन है, पूछा है कि इसमें से कौन सा है जो विषमदैशिकता को दर्शाता है। ऑप्शन ए में कांच, ऑप्शन बी में है NaBr, ऑप्शन सी में प्लास्टिक और ऑप्शन डी में है रबड़। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। और आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं दीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दीजिएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने सारे स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं। तो बताइए, मैं बता दूं इसका सही आंसर पहला नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। NaBr है, वो विषमदैशिकता को आप लोगों को दर्शाता है, आप लोगों को दर्शाता है। चलते हैं आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने मैं दिखा रहा हूं। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को ये रहा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आप लोगों से, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है ना, क्या ठोस X एक ऐसा अत्यंत कठोर ठोस है जो ठोस के साथ साथ गलित अवस्था में विद्युत रोधी होता है तथा इसका अत्यंत उच्च गलनांक होता है। यह किस प्रकार का ठोस है। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ठोस X एक ऐसा जो कोई ठोस है वो एक ऐसा अत्यंत कठोर पदार्थ है जो ठोस के साथ साथ गलनित अवस्था में विद्युत रोधी होता है तथा जिसका अत्यंत उच्च गलनांक होता है। इसमें से कौन सा ठोस है। ऑप्शन ए में है आयनिक ठोस क्या है, ऑप्शन बी में कि संयोजिक ठोस है, या ऑप्शन सी में है धनात्मक ठोस है, और ऑप्शन डी में है कि आणविक ठोस है। कौन सा ठोस ये है बता सकते हैं आप लोग। अगर बता सकते हैं अच्छी बात, उनके लिए ताली। जो बता सकते हैं उनके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, उनके लिए ताली। और जो नहीं बता सकते मैं बता दूं कि उस ठोस का जो नाम है स्टूडेंट वो आप लोगों को है सहसंयोजित ठोस, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे कहा जाए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या, थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को कहा जा रहा है आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं, क्योंकि आप लोगों को कहा जा रहा है कि आयनिक ठोस होता है वो गलित अवस्था में विद्युत का संचालन करता है, किंतु वो ठोस अवस्था में क्यों नहीं करता है। ऑप्शन ए में आप लोगों को कहा जाता है गलित अवस्था में मुक्त आयन बनते हैं जो ठोस अवस्था में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, और ऑप्शन बी में है ठोस अवस्था में आयनिक ठोस कठोर भंगुर होते हैं तथा गलनित अवस्था में मृदु बन जाते हैं। ऑप्शन सी में सभी ठोस गलित अवस्था में ठोस का चलन करता है। ऑप्शन डी में ठोस अवस्था में आयन परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। जो आप लोगों को इसका नीचे और भी कुछ ऑप्शन होगा शायद, हाँ इसके नीचे भी कुछ ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन जो डी है वह अधूरा है। हाँ देखिए क्या कहा जा रहा है इसके आगे, जो विद्युत रोधी होता है। बताइए कि कौन इसका सही आंसर होगा कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का संचालन करता है लेकिन वो ठोस अवस्था में क्यों नहीं करता है। बता सकते हैं आंसर। मैं बता दूं कि इसका जो कारण है ना स्टूडेंट वो ये है ना कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का संचालन करता है किंतु ठोस अवस्था में नहीं करता है। इसका कारण ये है कि गलित अवस्था में मुक्त आयन बनाता है और ठोस अवस्था में गति करने के लिए वो स्वतंत्र नहीं होता है। लेकिन जब वो क्या होता है ठोस से आप लोगों को क्या होता है गलित अवस्था में जाता है तो वो क्या होता है जो आयन होता है वो क्या हो जाता है
वो मुक्त हो जाता है, तो वो बहने लगता है। इसलिए क्या होता है कि ठोस में आप लोगों को विद्युत का आप लोगों को संचालन नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को आयनिक गणित ठोस गणित में क्या होता है, आयन के आप लोगों को क्या होता है, चलना शुरू हो जाता है। इसलिए क्या उसमें होता है, संचालन विद्युत का हो जाता है। यानी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग समझ गए। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और मैं इस तरीके से बता रहा हूं स्टूडेंट कि आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा सही से, तो आप लोग को दोबारा क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है, और आप लोग इसका आंसर भी याद रख लीजिएगा। और हो सके तो आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी में भी लिख के चलिएगा और बताइए कितना क्वेश्चन आप लोगों को सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है हीरे, सिलिकॉन तथा क्या कोटाज के मुख्य अवधि बल होता है। आप लोगों को कहा जा रहा है ना कि हीरा, सिलिकॉन एवं कोटराज में मुख्य अवधि बल होता है, यानी क्या मेजर बिल्डिंग फोर्स क्या होता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है हीरा, सिलिकॉन एवं कोटराज में। ऑप्शन ए में है स्थिर वैद्युत बल, ऑप्शन बी में विद्युत आकर्षण, ऑप्शन सी में सहसंयोजिक अबंध बल, और ऑप्शन डी में वंडरवॉल्स फोर्स। तो बल यानी वंडरवॉल बल बोलिए या फोर्स बोलिए, एक ही होता है। तो बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। हीरा, सिलिकॉन एवं कोटराज में मुख्य अबंधी बल होता है। मैं बता दूं कि हीरा, सिलिकॉन एवं कोटराज में मुख्य अबंधी बल होता है ना स्टूडेंट, वो जाकर आपका होता है क्या, सहसंयोजिक अबंध होता है। वो जो होता है सहसंयोजी अबंध बल होता है, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर कितना में, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखिए, उसका ऑप्शन अधूरा दिख रहा है नीचे लास्ट वाला। तो इसका कहता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को पहले सही से दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को कहा जा रहा है हीरे और ग्रेफाइट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आप लोगों को कहा जा रहा है ना कि हीरा और ग्रेफाइट में संबंध में इसमें से जो कथन दिया हुआ है, 4 कथन आप लोगों को दिया हुआ है, इसमें कौन सा कथन गलत है, यानी सत्य नहीं है, गलत है। यानी इसमें से कोई 3 आप लोगों को जो कथन होगा वो सही होगा, एक कथन गलत होगा। बताइए कि वो कौन सा कथन गलत है। मैं आप लोगों को बारी बारी से इसका ऑप्शन पढ़ता हूं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधा हुआ होता है। ऑप्शन बी में ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में एक अन्य 3 कार्बन परमाणु से संयोजी रूप में अबंध होता है। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ग्रेफाइट में सीसी अबंध लंबाई एकल एवं द्विबंधी दूरी के मध्यम माध्यिक होता है। और ऑप्शन डी में हीरा एक परतदार संरचना है, 2 परतें वंडरवॉल बलों से द्वारा जुड़ी होती है। बताइए कि इसका कौन सा सही आंसर होगा कि हीरे और ग्रेफाइट के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो बता दूं कि हीरा और ग्रेफाइट के लिए जो कथन सत्य नहीं है ना, वो ये है कि हीरा एक परतदार संरचना है, जो परतें वंडरवॉल बलों से द्वारा जुड़ी रहती है। यानी ऑप्शन डी का क्या है, गलत है। लेकिन आप लोगों से कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को कहा जा रहा है ना, 1 बिलियन में 500 ml में 10 ग्राम NaOH की मात्रा को निहित रखने वाले विलियम की मूल्यता क्या होगी। आप लोगों से कहा जा रहा है कि किसी विलियम में 500 ml क्या है, 500 ml में 10 ग्राम NaOH की मात्रा को निहित रखने के लिए बिलियन की मूल्यता क्या होगी, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। बताइए कि बिलियन की मूल्यता आप लोगों से किस तरीका से निकाला जाता है। और इस क्वेश्चन को आप लोग HW में देता हूं, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को HW में देता हूं, और इसका आंसर आप खुद बताइएगा, क्योंकि मैं यहां पे आंसर बता दूंगा, लेकिन आंसर बताने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप लोग को निकालना चाहिए। ऐसे मैं बता दूं आप लोगों को जानकारी के लिए, किसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो ऑप्शन नंबर सी है। जब इसका मूल्यता निकालिएगा, बिलियन का मूल्यता, तो वो आएगा 0.5 मोल पर लीटर आएगा। समझ गए ना, समझ गए। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को कहा जा रहा है कि 500 ml में घोल गए 0.5 m H2SO4 बिलियन के 330 ml की मूल्यता क्या होगी। ऑप्शन ए में 0.3 m, ऑप्शन बी, आप लोग ऑप्शन पढ़िए और इसका आंसर बताइएगा। ये क्वेश्चन का मैं आंसर भी नहीं बताऊंगा, और ये क्वेश्चन को आप लोगों को आंसर बताना है HW में, क्योंकि मैं इस आगे वाला क्वेश्चन को 6 नंबर क्वेश्चन को मैं आंसर आप लोगों को बता चुका था। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, और ये जरूर बताइए कि मूल्यता का फार्मूला क्या होता है। समझ गया ना, समझ गया सर, बताइएगा जरूर। आगे कहा जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में क्या, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है कि डेनियल सेल में, आप लोगों को कहा जा रहा है डेनियल सेल में, ऑप्शन ए में रेडॉक्स अभिक्रिया के दौरान मुक्त की गई रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन बी में सेल की विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन सी में सेल की ऊर्जा रेडॉक्स अभिक्रिया के चालन में उपयोग की जाती है।
और ऑप्शन डी में सेल की विभव ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बताइएगा कि कौन सा सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, यानी आप लोगों को डेनियल सेल में क्या होता है। मैं बता दूं कि डेनियल सेल में जो होता है ना स्टूडेंट, वो होता है रेडॉक्स अभिक्रिया के दौरान मुक्त की गई रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे कहा जा रहा है आप लोगों से क्या, क्वेश्चन नंबर 9 में निम्न में से वह कौन सा सही क्रम है जिसमें धातुएं उसके लवणों के लवण विलयन से एक दूसरे की विस्थापित करती है। आप लोगों का दिया हुआ 4 ऑप्शन और पूछा है कि इसमें से कौन सा आप लोगों को वह कौन से सही क्रम है जिसमें धातुओं उनके लवणों के लवण विलयन में एक दूसरे को विस्थापित करती है। तो बता दूं इसका जो क्रम है स्टूडेंट, जो सही आंसर इसका है क्वेश्चन नंबर 9 का, वो है ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ये बिल्कुल सही क्रम है जो आप लोगों को धातुएं उनके लवणों को लवण विलयन में एक दूसरे को विस्थापित कर देती है। चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है। आप लोगों से कितना क्वेश्चन सही हुआ 9 नंबर में, ये भी आप लोग बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को HW में रहा। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को HW रहा, हर एक 5वां क्वेश्चन आप लोगों को HW में रहेगा। 6 रहा, उसके बाद 10 रहेगा, 15 रहेगा, 20 रहेगा। आप लोगों को वैसे वैसे जो 5 क्वेश्चन रहेगा, जो 5वां क्वेश्चन रहेगा वो क्या है, आप लोगों को HW होगा, ताकि मुझे लग सके कितने सारे स्टूडेंट हैं जिनका सही हो रहा है और कितना तैयारी उनका हो चुका है। चलते आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है आप लोगों से, जब कोई अभिक्रिया संपन्न होता है तब अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया की दर क्या होता है। ऑप्शन ए में समय के साथ बढ़ता है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है समय के साथ नियत रहता है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है समय के साथ घटती है, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है समय के साथ अनियमित प्रवृत्ति से दर्शाती है। बताइए कि कौन सा सही आंसर हो क्वेश्चन नंबर 11 का। तो बता दूं क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है कि जब कोई अभिक्रिया संपन्न होता है तब अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया की दर समय के साथ घटता, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को स्क्रीन के सामने मैं दिखा रहा हूं और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 तो आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है ना, बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि वंडरवॉल्स अधिशोषण के संदर्भ में निम्न में कौन सा सही है। आप लोगों को कहा जा रहा है कि वंडरवॉल्स अधिशोषण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए में उच्च ताप निम्न दाब, ऑप्शन बी में उच्च तापमान उच्च दाब, ऑप्शन सी में निम्न तापमान निम्न दाब, और ऑप्शन डी में निम्न तापमान और उच्च दाब। बताइए कि वंडरवॉल्स अधिशोषण के संदर्भ में कौन सा आंसर सही है। तो बता दूं क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका सही आंसर है बिल्कुल आप लोगों को कौन, ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को वंडरवॉल्स अधिशोषण में के संदर्भ में जिसका सही आंसर है निम्न ताप और उच्च दाब होता है, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कहा जा रहा है क्या, आगे कहा जा रहा है आप लोगों से निम्न में से कौन सा अधिशोषण के दौरान शून्य में कम होता है। आप लोगों को कहा जा रहा है ना क्या, एक सेकंड रुकिएगा स्टूडेंट। हाँ, क्या कहा जा रहा है आप लोगों से, कहा जा रहा है आप लोगों से निम्न में से कौन सा अधिशोषण के दौरान शून्य से कम होता है। और आप लोगों को ऑप्शन तो स्क्रीन के सामने दिख रहा है, बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। तो मैं बता दूं कि इसका सही आंसर है ना, इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें से सभी, समझ गए ना, समझ गए सर। बताइए कि ये क्वेश्चन आप लोगों को सही था कि नहीं, ये आप लोग बताइएगा। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा एक ऑक्साइड अयस्क नहीं है। आप लोगों को दिया हुआ है 4 ऑप्शन और इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एक ऑक्साइड अयस्क नहीं है। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, क्या दिया गया है कोरंडम। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, जिंकार्ड। ऑप्शन डी में क्या कहा जा रहा है, कैलेमाइड। और ऑप्शन डी में क्या कहा जा रहा है, क्रोमाइड। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। तो बता दूं क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर है ना स्टूडेंट, वो ऑप्शन नंबर सी है, कैलामाइन। समझ गया ना। ये जो आप लोगों को इसमें से कौन सा एक ऑक्साइड अयस्क नहीं है, तो वो आप लोगों को है कैलामाइन, जो है वो आप लोगों को एक ऑक्साइड अयस्क नहीं है, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या, पढ़िए और खुद आंसर इसका दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 क्या रहेगा आप लोगों को एसग्लूम रहेगा। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को मैं स्क्रीन पे अभी लेकर चलता हूं फटाफट, और क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है नाइट्रोजन की ऑक्सीजन अवस्था
किसमें अत्यधिक होती है? आप लोगों को कहा जा रहा है नाइट्रोजन की ऑक्सीजन अवस्था किसमें अत्यधिक होती है? ऑप्शन ए में NH3 और NH3H N3H, ऑप्शन बी में NH3, ऑप्शन सी में NH2OH और ऑप्शन डी में N2H4। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर बी को आप लोग नहीं पढ़ लीजिएगा नेशनल हाईवे 3, समझे ना? ऐसा नहीं कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी को पढ़ लीजिएगा NH3 मतलब नेशनल हाईवे 3। वाह, कितना अच्छी बात है। चलिए, मजाक कर रहा था। बताइए कि इसका कौन सा सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए N3H। इसका बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था किसमें अत्यधिक होती है? तो वो आप लोगों को होती है N3H में। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोगों को कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन जिस परास के भिन्न ऑक्साइड अवस्था दर्शाता है। आप लोगों को कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन किस परास तक भिन्न ऑक्साइड अवस्थाएं दर्शाती है? ऑप्शन ए में -3 से +5, ऑप्शन बी में -5 से +5, ऑप्शन सी में 0 से -5 और ऑप्शन डी में -3 से +3। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा इसका। तो मैं बता दूं कि नाइट्रोजन किस पदार्थ पर भिन्न ऑक्साइड अवस्था दर्शाती है, वो जाकर आपको होता है स्टूडेंट, वो आप लोगों को होता है क्या? -3 से +5 तक, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कहा जा रहा है आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कि निम्न में से कौन सा एक डी ब्लॉक का तत्व है? आप लोगों से पूछा है कि इसमें से कौन सा एक डी ब्लॉक का तत्व है। और आप लोग पढ़े होंगे कि डी ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, कौन कौन तत्व होते हैं, ये आप लोग याद भी किए होंगे। आप लोग आवर्त सारणी को याद भी किए होंगे। आप लोग किस ट्रिक से याद किए तो बताइएगा। जब हम लोग पढ़ते थे सर एक ट्रिक बताते थे याद करने के लिए, कोई एक मतलब हर एक आप लोगों को क्या नहीं बोलूंगा, कैसे बोले आप लोगों को, हर एक आप लोगों को मतलब लाइन के लिए क्या होता है, एक आप लोगों को एक हम लोगों को सर कविता बताते थे और उस कविता पे आप लोगों को क्या होता था कि आप लोगों को उस कविता पे क्या जितना भी आप लोग एलिमेंट होता है वो सही बैठता था और वैसे तरीका से हम लोग याद करते थे। आप लोग किस तरीके से याद किए थे वो आप लोग बताइएगा। आगे कहा इसका आंसर क्या होगा बता दूं, क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर होगा 18 का, और वो आप लोगों को होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बिल्कुल सही आंसर है। वो आप लोगों को जो ये है ये आप लोगों को डी ब्लॉक का तत्व है। आगे कहा जा रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 19 में क्या Fe3+ यौगिक Fe2+ यौगिक से अत्यधिक अस्थायी होता है क्योंकि? आप लोगों को कहा जा रहा है कि Fe3+ यौगिक Fe2+ यौगिक से अत्यधिक अस्थायी होता है क्योंकि ऑप्शन ए में क्या कहा जा रहा है Fe3+ का आकार Fe2+ से छोटा होता है। ऑप्शन बी में Fe3+ में 3ds विन्यास होता है अर्धपूर्ण, और ऑप्शन सी में कहा जा रहा है Fe3+ में ऑक्सीकरण अवस्थाएं उच्च होता है, और ऑप्शन डी में Fe3+ में प्रकृति अनुचुंबकीय होता है। बताइएगा कि कौन सा सही आंसर होगा। तो बता दूं क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर होगा ना वो क्या है कि Fe3+ में 3d5 विन्यास होता है अर्धपूर्ण, और आप लोगों को पता होगा कि जो या आप लोगों को जो पूर्ण विन्यास हो या वो ज्यादा स्थायी होता है या अर्धपूर्ण विन्यास होता है वो ज्यादा स्थायी होता है। दोनों स्थायी होता है, बीच का जो होता है वो क्या होता है क्या अच्छे तरीके से स्थायी नहीं होता, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन के सामने ये रहा। 20 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है ना, देखिए मैं एक सेकंड पेन चुन लूं। हाँ, 20 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है क्या निम्नलिखित किसमें निर्माण के दौरान कॉपर सल्फेट एल्युमिनियम में घुल जाता है? आप लोगों को कहा जा रहा है किसके निर्माण में कॉपर सल्फेट अमोनिया में घुल जाता है। सॉरी स्टूडेंट, हम लोग पढ़िए एल्युमिनियम नहीं, अमोनिया में घुल जाता है। बताइएगा, और ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या इसमें रहेगा, SW में रहेगा, क्योंकि आप लोगों को ये 20 नंबर क्वेश्चन रहा। 21 में क्या कहा जा रहा है, 21 नंबर में कहा जा रहा है जलीय विलयन में आप लोगों को ये दिया हुआ द्वारा दी गई आयनों की संख्या है। आप लोगों को ये इसमें पूछा जा रहा है इसके द्वारा आप लोगों को जलीय विलयन में आयनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3 और ऑप्शन सी में 5 और ऑप्शन डी में 11। बताइएगा कि कौन सा सही आंसर होगा। तो बता दूं कि जलीय विलयन में जिसका जो आयनों की संख्या होती है ना स्टूडेंट, वो आप लोगों को होती है कितना, 5, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोगों को मालूम था कि नहीं ये आप लोग बताइएगा, और क्वेश्चन को आप हो सके तो याद भी कर चलिएगा। आप लोग क्वेश्चन को रट लीजिएगा और रट के याद कर लीजिएगा कॉपी में लिख कर, क्योंकि अब आप लोगों को ज्यादा समय नहीं बच रहा है।
आज आप लोगों को 16 तारीख 11वां महीना 2021 है, आप लोगों को फरवरी में एग्जाम है, यानी अभी से आप लोगों को 3 महीना आप लोगों को प्रिपरेशन में बच रहा है और 3 महीना में आप लोगों को टोटल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है। तो आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट पे बचा कितना महीना, कितना दिन, 3 महीना में 90 दिन हुआ ना। और आप लोगों को कितना सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट का तैयारी करना है। तो 5 सब्जेक्ट या कोई स्टूडेंट को 6 सब्जेक्ट का भी तैयारी करना है, यानी आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट में 15 से 20 दिन का आप लोगों को समय भी नहीं बच रहा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जल्दी जल्दी से इसका तैयारी फास्ट में अब आप कीजिए। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग क्या कहा जाए। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या दिया हुआ है, एलिलिक हैलाइड नहीं है। आप लोगों को कहा था निम्नलिखित में से कौन सा एक एलिलिक हैलाइड नहीं है, और आप लोगों को ऑप्शन तो स्क्रीन के सामने दिख रहा है, बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो बता दूं क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है ना स्टूडेंट, वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी है। इसमें से जो एलिलिक हैलाइड नहीं है वो है 4 ब्रोमोब्यूटेन 1 इन है, वो आप लोगों को एक एलिलिक हैलाइड नहीं है, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये ऑप्शन नंबर बी है और ये आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी है, इसमें ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर डी है। समझ गए ना, समझ गए सर। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। 23 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है क्या कि हैलो एल्केनो में किस एल्कीन समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, निम्न यौगिक में से क्या दिया हुआ है, हैलो एल्कीन की पहचानिए। आप लोगों से कहा जा रहा है ना, क्या क्वेश्चन पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्योंकि मैं क्वेश्चन द्वारा पढ़ूंगा आप लोग को ज्यादा समय लगेगा। और ये आप लोगों को इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ये आप लोगों को दिया हुआ है क्या, निम्न यौगिक को क्या दिया हुआ है, हैलो एल्कीन को पहचानिए। इसमें से आप लोगों को पहचाना है हैलो एल्कीन का, और बोला कि इसमें से कौन सा एक हैलो एल्कीन है। तो बताइए कि कौन सा हैलो एल्कीन है, बता दो इसका सही आंसर मैं बताता हूं। इसका सही आंसर होगा 23 नंबर क्वेश्चन का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही है। ये आप लोगों को जो है ना 1 और 4, ये आप लोगों को क्या है, हैलो एल्कीन है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है क्या, देखिए क्या कहा जा रहा है, आप लोगों से कहा जा रहा है क्या कि C5H12O एक मोनो क्या दिया हुआ है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। इस एल्कोहल के कितने समयता संभव है, इसमें निहित कितने क्या दिया हुआ है, कायरल केंद्रों के साथ क्या दिया हुआ है, उत्क्रमणीयता पाई जा सकती है। और आप लोगों को ऑप्शन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है, बताइएगा कि कौन सा सही आंसर होगा। बता दूं क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा ना स्टूडेंट, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग क्वेश्चन को दोबारा पढ़ सकते हैं और आप लोग क्वेश्चन पढ़ के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है, क्या कहा है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा था यौगिक C6H14O2 में 2 त्रितिक्ता एल्कोहलिक समूह होते हैं, इस यौगिक का IUPAC नाम क्या है। आप लोगों को ये इसका IUPAC नाम आप लोगों से पूछा है कि IUPAC नाम क्या है, और आप लोगों को ऑप्शन तो स्क्रीन के सामने दिख रहा है। और 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को SW में रहता है, पता है आप लोगों को ना, तो बताइए कि इसका आंसर कितना सही होगा। और मैं अभी तक आप लोगों को 5 क्वेश्चन SW में दिया हूं, तो बताइए कि आप लोगों से 5 क्वेश्चन जो दिया हूं उसमें कितना क्वेश्चन आप लोगों को सही रहा। और ये इसमें तो आप लोगों को ऑप्शन ही दिख रहा है, इसमें तो आप लोगों को ऑप्शन ही कट रहा है, लेकिन आप लोगों को बता देता हूं क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक का कौन सा नाम सही रूप में नहीं लिखा है। आप लोगों से कहा जा रहा है कि इसमें से कार्बनिक यौगिक का कौन सा नाम लिखा हुआ, 4 ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है। पहले ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन देखिए, और आप लोग चौथा ऑप्शन देखिए। और आप लोग चौथा ऑप्शन देख लिए ना, अच्छी तरीके से देख लीजिए, कॉपी में लिख भी लीजिएगा। और इसमें से आप लोग बताइए कि इसमें से कार्बनिक यौगिक का कौन सा नाम है वो सही रूप में नहीं लिखा हुआ, यानी गलत लिखा हुआ है। तो बता दूं क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है ना स्टूडेंट, ये आप लोगों को गलत लिखा हुआ है। कार्बनिक यौगिक का जो नाम है वो सही रूप में नहीं लिखा गया, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। चलते हैं आगे, देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। 27 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा है, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है ना कि निम्न में से कौन सा कार्बोनिल क्या दिया हुआ है, कार्बोनिल यौगिक क्या दिया हुआ है, सर्वाधिक ध्रुवीय होता है। आप लोगों से कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनिक यौगिक सर्वाधिक
ध्रुवीय होता है। और आप लोग को ऑप्शन स्क्रीन के सामने दिख रहा है, बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। बता दूं क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा ना स्टूडेंट, वो आप लोगों को सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में कि एमिनो समूह का नाइट्रोजन परमाणु डैश 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 संकृत होता है। आप लोगों से कहा जा रहा है एमिनो समूह का नाइट्रोजन परमाणु डैश 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 संकृत होता है, वो कैसा होता है। ऑप्शन ए में sp, ऑप्शन बी में sp2, ऑप्शन सी में sp3 और ऑप्शन डी में sp3d। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। तो मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होगा स्टूडेंट, वो आप लोगों को होगा 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही होगा। और आप लोग एक मिनट रुकिएगा, मोबाइल में फोन आया, उसको क्या करना होगा, साइड में करना होगा। मैं तो क्या को आ रहा हूं, देखिए। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जो 29 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है, क्या देखिए क्या कहा जा रहा है आप लोग 29 नंबर में। देखिए 29 नंबर में आप लोगों से कहा जा रहा है C3H9N प्रदर्शित नहीं करता है। आप लोगों से कहा जा रहा है C3H9N प्रदर्शित नहीं करता है, क्या नहीं प्रदर्शित करता है। इसका आंसर मैं बता दूं, इसका सही आंसर 29 नंबर का है, वो आप लोगों को जो क्या है ऑप्शन नंबर डी है, चतुर्थक एमुनिक लवण। इसमें आप लोगों को C3H9 है वो प्रदर्शित नहीं करता, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, क्या कहा जाए। देखिए आप लोगों से 30 नंबर यानी 30 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है कि ग्लूकोज के एसिटिलीकरण के दौरान इससे एसिटिक क्या दिया हुआ है, एंडीहाइड्रेट के x मोल की आवश्यकता होती है, x का मान क्या होता है। ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन डी में सी में 4 और ऑप्शन डी में 1। बताइए कौन सा सही आंसर होगा। तो बता दूं क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वो आप लोगों को है ऑप्शन नंबर सी, इसका जो x का जो मान होता है वो 4 होता है। चलते हैं आगे देखते हैं 30 का मैं आंसर बताइए ना, कोई बात नहीं। चलते हैं आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। 31 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा है, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है मृदु ऑक्सीकरण जैसे Br2-H2O के साथ ऑक्सीजन पर ग्लूकोज किस अम्ल में ऑक्सीकृत होता है। ऑप्शन ए में क्या कहा जा रहा है, सैकरिक अम्ल, ऑप्शन बी में ग्लूकोरिक अम्ल, ऑप्शन सी में ग्लूकोनिक अम्ल और ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, बेलिक अम्ल। बताइएगा कि कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका आंसर आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 मैं दिया हूं, मैं ये देता हूं 31 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आप बताइए कि क्या सही होता है। आगे कहा जा रहा है 32 नंबर क्वेश्चन में कि बैकलाइड किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि क्या दिया हुआ है, एलिस्टोमर, ऑप्शन बी में फाइबर, ऑप्शन सी में थर्मोप्लास्टिक और ऑप्शन डी में थर्मोसेटिंग। बता दूं क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा स्टूडेंट, वो आप लोगों को है ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही है, थर्मोसेटिंग इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कहा है, देखिए कि क्या दिया हुआ है, ब्यूना एस के एल्कोहलों की रचना क्या होती है। आप लोग को दिया है उसको बता कि ब्यूना एस के क्या एकलकों की सही संरचना क्या होता है, आप लोगों से बताना है। आप लोगों को ऑप्शन स्क्रीन के सामने दिख रहा है, बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। चलते हैं आप लोगों को 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है बीमारी को उपचार के लिए रसायनों का उपयोग कहलाता है। आप लोगों को कहा जा रहा है कि बीमारियों के उपचार के लिए रसायनों का उपयोग कहलाता है, क्या कहलाता है। आप लोगों को ऑप्शन ए में कीमोथेरेपी, ऑप्शन बी में फिजियोथेरेपी, ऑप्शन सी में एंजियोथेरेपी और ऑप्शन डी में पॉलीथेरेपी। बताइए कि कौन सा सही आंसर होगा। तो बता दूं 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है स्टूडेंट, वो है ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही आंसर है केमियोथेरेपी। चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये रहा आप लोगों को स्क्रीन के सामने। और क्या कहा, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में 35 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से कहा जा रहा है कुछ औषधियों एंजाइम की एक्टिविक साइट पर नहीं जुड़ती है बल्कि एंजाइम के अन्य साइट पर जुड़ती है, इस साइट को कहते हैं। और ये क्वेश्चन आप लोगों को रहेगा एचडब्ल्यू में रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। और आप लोग बताइए कि 7 क्वेश्चन मैं आप लोगों को एचडब्ल्यू में दिया हूं, इसमें कितना क्वेश्चन सही हुआ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। और जो स्टूडेंट चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया वो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर दबा के उसका तोड़ दीजिए, यानी बेल आइकन क्या कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। समझ गया ना, समझ गया सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।